आई एम नेहा, बैक विद अ न्यू वीडियो ऑफ बिजनेस स्टडीज। आज हम मॉड्यूल 3 का चैप्टर 4 करेंगे, यानी कि जो हमारा बिजनेस मैनेजमेंट है उसका हम 4th फंक्शन देखेंगे, क्योंकि हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में कवर किया है प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग। ये 3 पार्ट हमने ख़त्म कर दिए हैं और आज हम अपना 4th चैप्टर यानी कि डायरेक्टिंग स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले डायरेक्टिंग होता क्या है वो हम देखेंगे। तो डायरेक्टिंग क्या है? इट रेफर्स टू इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, कम्युनिकेशन एंड इंस्पायरिंग पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डायरेक्टिंग का मतलब सीधा ये है कि अगर कोई काम कर रहा है तो फिर आपको उसको इंस्ट्रक्ट करना है, उस काम को लिए उसको गाइड करना है कि वो सही से करे, प्लस उनके साथ कम्युनिकेशन करना है और हो सके तो उनको किसी चीज़ से इंस्पायर करना। ये सारी चीज़ें मिलके क्या करती हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या क्रिएट करती हैं? डायरेक्टिंग। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस पे चलते हैं। इंपॉर्टेंस में क्या है? पहला पॉइंट, इनिशिएट्स एक्शन। सबसे पहले डायरेक्टिंग ज़रूरी क्यों है? ताकि जो भी हमारा काम हो रहा है उसके लिए मतलब एम्प्लॉयज़ जो हैं वो एक्शन में रहे, मतलब अच्छे से काम करें। प्लस इंटीग्रेट्स एम्प्लॉयज़ एफर्ट्स। इंटीग्रेट्स इसके मतलब इसके अंदर क्या बोला गया है? तालमेल बिठाना। ठीक है, कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके बीच में मतलब ऐसा हो सकता है उनको मिलके काम करना पड़े, तो उनके बीच में तालमेल होनी चाहिए। फिर उसके बाद है हमारा मीन्स ऑफ मोटिवेशन, यानी कि अगर जहाँ पे हमारे लिए सही गाइडिंग नहीं होगी, इंस्ट्रक्शंस नहीं मिलेंगे, हमारे साथ कोई अच्छे से बात नहीं करेगा, तो हमारा वहाँ पे मोटिवेशन या मोरल डाउन हो जाएगा। तो डायरेक्टिंग एक ऐसा ज़रिया है जो कि हमें मोटिवेट भी करता है, साथ ही साथ फैसिलिटेट्स इम्प्लीमेंटिंग चेंजेस। यानी कि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई एम्प्लॉयज़ जो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंज लाने में, उसके स्ट्रक्चर को बदलने में हिचकिचाते हैं। तो डायरेक्टिंग के अंदर अगर हमें कोई गाइड कर रहा होगा, बता रहा होगा, तो वो हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा समझने के लिए भी और काम करने के लिए भी। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है क्रिएट्स बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑब्वियसली अगर हमारा डायरेक्टिंग सही है, कम्युनिकेशन सही है, हमें गाइडेंस अच्छी मिल रही है, इंस्ट्रक्शंस अच्छी मिल रही हैं, तो हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर बैलेंस बना रहेगा, सब अपना अपना अलग अलग काम करते रहेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद डायरेक्टिंग एक अकेला, जैसे कि मैंने बताया कि प्रोसीजर नहीं होता, उसके अंदर उसके भी कुछ एलिमेंट्स बटे हुए होते हैं जिनके बारे में हम एक एक करके जानेंगे। सबसे पहले हमारा है सुपरविजन। सुपरविजन मतलब कि कुछ ऐसा देखने वाला जो कि मतलब कुछ ज़्यादा ही अच्छे सुपर तरीके से मतलब देखता हो, है ना। ऐसी नॉर्मली मीनिंग जो मैं उसको बता रही हूँ, लेकिन इसकी डेफिनेशन क्या है? इट रेफर्स टू मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ रूटीन वर्क ऑफ वन सबऑर्डिनेट्स एंड गाइडिंग देम प्रॉपरली। इसका मतलब ये है यहाँ पे कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई काम कर रहा हो तो ऑब्वियसली अगर आप वहाँ पे देखोगे तो कोई ना कोई एक हेड या एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन सारे एम्प्लॉयज़ के लिए बैठा होता है। क्यों? क्योंकि वो हमसे पहली बात तो सीनियर है, प्लस हमसे ज़्यादा उसके पास नॉलेज है, स्किल्स है, तो वो हम लोगों को देखेगा, जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उन लोगों को देखेगा, और वो ये मतलब कि देख के उसको ये लगेगा कि ठीक है इसके ऊपर नज़र रखना। क्यों? क्योंकि बॉस कभी भी आके उससे पूछ सकता है कि इसकी क्या प्रोग्रेस चल रही है, उसकी क्या प्रोग्रेस चल रही है। तो बाय नेम बाय पर्सन उनको उनके स्किल्स के बारे में, उनके काम के बारे में पता होना चाहिए। प्लस अगर वो कहीं गलती करें तो फिर उन्हें गाइडेंस भी देनी होती है। तो सुपरविजन ये है। प्लस इसकी इंपॉर्टेंस पे चलते हैं, फैसिलिटेट्स कंट्रोल। क्यों ज़रूरी होता है सुपरविजन? ताकि कंट्रोल में मतलब कंट्रोल बना रहे हमारा एम्प्लॉयज़ के ऊपर। क्यों? क्योंकि अगर हम कोई काम उन्हें बोले और वो ना करे तो ये हमारा कंट्रोल के अंदर नहीं आता। कंट्रोलिंग के बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे चैप्टर में। प्लस ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है, यानी कि अगर सुपरविजन है, मैं गाइडेंस और जैसे कि मैंने बोला कि मैं देख रही हूँ, गाइड कर रही हूँ उन्हें, तो ऑब्वियसली बात है मेरे सामने मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं ज़्यादा वेस्टेज ना होने दूँ हमारे रिसोर्सेज की, और इसीलिए उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करवाऊँ। ठीक है, फिर उसके बाद है मेंटेनेंस ऑफ डिसिप्लिन। ऑफ कोर्स ये सबसे ज़रूरी बात होती है, डिसिप्लिन मेंटेन करना। ठीक है, तो डिसिप्लिन कहाँ से आता है? जब मैं उन्हें अच्छे से समझा दूंगी कि ये तुम्हारे रूल्स हैं, ये हमारी पॉलिसी है, इसके बारे तुम्हें नहीं जाना, और ऊपर से मैं उनको ध्यान भी रख रही हूँ, है ना, कि वो सारी चीज़ें ये लोग ना करें जो नहीं है रूल्स में। ठीक है, तो इसीलिए डिसिप्लिन भी क्रिएट करता है। उसके बाद है हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है इस फीडबैक। फीडबैक कैसे? अगर एम्प्लॉयज़ में कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि
कुछ चेंजेस होने चाहिए जो उनको लगता है कि उनके लिए अच्छा है या बेनिफिशियल है, तो वो चीज़ें वो मुझसे आगे कहेंगे ताकि मैं बॉस को डायरेक्टली वो कन्वे कर पाऊँ अपने तरीके से, ठीक है। तो वो मैं अपने तरीके से बताऊंगी, लेकिन अगर वो एम्प्लॉयज़ पे छोड़ दिया जाता है, मैं अगर बीच में से नहीं होती, मतलब सुपरवाइजर नहीं होता, तो फिर क्या होता, अगर सारे एम्प्लॉयज़ समझ लेते 100 एम्प्लॉयज़ हो तो 100 की अपनी अलग अलग राय होगी, तो वो जाके वहाँ पे बॉस के माइंड में जाके कुछ अलग, वो अलग ही बन जाएगी खिचड़ी, है ना। तो इसीलिए फीडबैक जो है वो मेरे थ्रू ज़्यादा अच्छे से, क्योंकि मुझे पता है कि क्या चीज़ अभी ज़रूरी है, तो सबके उसमें जो कॉमन पॉइंट होगा वो मैं बॉस को जाके बता दूंगी। तो दिस इज़ कॉल्ड अ फीडबैक पॉइंट, ठीक है। फिर उसके बाद है हमारा इम्प्रूव्स कम्युनिकेशन। जैसा कि मैंने पिछले भी अभी बताया फीडबैक के अंदर कि जब वो लोग बताएंगे मुझे, तो मैं उनका कॉमन पॉइंट निकाल के बॉस तक कम्युनिकेट करूँगी। तो और फिर जो अगर बॉस की तरफ से जो ऑर्डर आया वापसी, तो उसको मैं उनको अच्छे से कम्युनिकेट कर पाऊंगी, क्योंकि मैं एक अकेले इंसान हूँ, मुझे भी अच्छे समझ में आ चुका है, मैं उनको आगे कन्वे कर सकती हूँ। वही अगर 10 लोगों ने बोला होता तो 10 लोगों की अलग अलग बातें होती, जो शायद उनको लगता है कि नहीं ये पॉइंट उसने बोला, ये पॉइंट उसने बोला, ठीक है। लास्ट पॉइंट है हमारा मोटिवेशन इम्प्रूव्स। इम्प्रूव मोटिवेशन यानी कि ये मोटिवेशन बढ़ाने में मदद करता है। कैसे? क्योंकि मैं एक इंसान को जब देखूंगी तो मैं उसे बताऊंगी कि अगर वो काम अच्छा कर रहा है तो मैं बोलूँगी आपका काम बहुत अच्छा है, आप आगे और कीजिए और ट्राई कीजिए कि आप इससे भी अच्छा करें। तो बंदा अंदर से खुश हो जाएगा, उसके अंदर थोड़ी सी ना मोटिवेशन जाएगी, यार और किसी को नहीं बोला, मेरे को आके मैम ने बोला, मैं अब और काम करूँगा और मेहनत करूँगा ताकि हमेशा मुझे ही ज़्यादा अटेंशन या फिर मतलब अटेंशन सीकर मतलब मैं बन सकूँ और हमेशा ही मैं लोगों से अच्छा काम करके दिखा सकूँ, ठीक है। तो ये था हमारा सुपरविजन। आगे हम एलिमेंट्स और इसके देखते हैं। डायरेक्टिंग के अगले एलिमेंट पे जो है हमारा मोटिवेशन। मोटिवेशन वर्ड से हम सभी वाकिफ़ हैं, हम रोज़ सुनते हैं और हमारे अंदर मोटिवेशन आती भी है। सपोज़ मैं अपना एग्जाम्पल ले दूँ, मैं जो भी चीज़ नहीं देखती हूँ, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, चाहे मैं कुछ भी चीज़ सुन रही हूँ, मेरे को मन करता है कि हाँ अब मुझे यही करना है, चाहे वो कुछ भी हो, मैंने पहले कभी उसके बारे में सुना ना हो, और मैंने अगर उसको सुना तो मेरा ये मन करे कि हाँ अब तो मैं यही करूँगी, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारे अंदर भी एक इंस्पायरिंग आत्मा जागती है जिसको हम मोटिवेशन कहते हैं। तो उसकी डेफिनेशन देखते क्या है। इट रेफर्स टू द प्रोसेस विच इंस्पायर या एक्साइट पीपल टू वर्क फॉर द अचीवमेंट ऑफ अ डिज़ायर ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मोटिवेशन क्यों ज़रूरी है? क्योंकि वो लोगों को इस तरीके से इंस्पायर करे या उन्हें उत्सुक करे कि ताकि जो उन्होंने सोचा हुआ जो उनका ऑब्जेक्टिव है वो कंप्लीट हो सके, ठीक है। तो इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? सबसे मतलब आप कोई भी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में ले लो तो उसके अंदर आपका क्या है कि प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इम्पोर्टेंस में आप हर किसी में लिख सकते हो। ये एक सिमिलर पॉइंट है जो सब में आप लिख सकते हो जितने भी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है, ठीक है। तो हमने पहले ही पढ़ा था प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करने के लिए ज़रूरी है मोटिवेशन। प्लस क्या होता है कि जो कहते हैं ना कि जब किसी का मन नहीं लगता काम करने में तो एम्प्लॉयज़ छुट्टी करना शुरू कर देते हैं, है ना। तो अगर एम्प्लॉयज़ अपने काम को लेके डेडिकेटेड रहेंगे, मोटिवेट रहेंगे कि हाँ ये तो मेरा मन पसंदीदा काम है, तो फिर वो क्या करेंगे, वो छुट्टी नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये एब्सेंट जो एम्प्लॉयज़ हो जाते हैं उनकी तादाद को कम कर देता है। प्लस जो एम्प्लॉयज़ का मोराल है, ठीक है, उसको इम्प्रूव कर देता है, उसको बूस्टअप कर देता है काम करने के लिए। प्लस अगर एम्प्लॉयज़ मोटिवेट रहेंगे, उनको मनचाहा काम मिलेगा तो उनकी कंप्लेंट्स नहीं आएंगी, और कंप्लेंट्स नहीं आएंगी तो यानी कि वो जो है जो भी हमारे रिसोर्सेज है, जो भी प्रोडक्शन मटेरियल जो भी हमारा उसका वेस्टेज कम से कम करने की कोशिश करेंगे। लास्ट पॉइंट है हमारा कि अगर हमारे पास कोई भी कह सकते हैं कि अगर अच्छी टेक्निक है, ठीक है, तो हम और एम्प्लॉयज़ को अट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी तरफ। क्या करने के लिए कि जो भी मतलब हमारा जो काम है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये इस टेक्निक से होता है, तो वो लोग देख के आएंगे हाँ, तो इससे हमें एक कम्पिटेंट और बेस्ट क्वालिटी एम्प्लॉयज़ देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे कि हम उन्हें मोटिवेशन क्यों ज़रूरी है, ये देख लिया। अब उन्हें मोटिवेट कैसे करते हैं, अब हम वो जानेंगे, ठीक है, कि हम एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट कैसे करेंगे। तो यहाँ पे फिर से एक पिरामिड की ड्राइंग आ गई। अब हम इसको समझते हैं। सबसे पहले जो ह्यूमन नीड जो शुरू होती है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, इस रोटी, कपड़ा, मकान और सोना। ये 4 चीज़ें हैं जो बेसिकली चाहे कैसा भी इंसान हो उसको चाहिए ही चाहिए।
जिंदा रहने के लिए खाना चाहिए ही चाहिए, उसके बाद पहनने के लिए कपड़े चाहिए, नींद होनी चाहिए ऑब्वियसली, और एक जगह होनी चाहिए जहाँ पे हम रह सके। तो फर्स्ट नीड इस साइकोलॉजिकल नीड जो हमारी होती है बेसिकली रोटी, कपड़ा और मकान, ठीक है। फिर उसके बाद अगर इंसान के पास ये सारी चीज़ें हैं तो वो अब अपने आगे की सोचता है कि मैं आगे चल के, मेरे को अगर बाई चांस कुछ हो जाता है तो मैं अपने बच्चों के लिए या फिर अपनी फैमिली के लिए कुछ मतलब कि प्रोटेक्शन वाइज, जैसे इंश्योरेंस जो हम कराते हैं, लाइफ इंश्योरेंस हो गया, जो भी हमारे बुढ़ापे का सहारा कह सकते हैं, ठीक है। तो सेकंड नीड हमारी ये है। फिर उसके बाद अब आगे ये सारी चीज़ें भी हम कर लेते हैं, तो उसके बाद हम लोगों से बातचीत करते हैं, है ना। फिर फ्रेंडशिप होती है, मतलब दोस्ती वगैरह जो होती है, ये हमारे फिर सोशल नीड्स में आ जाती है जो कि ज़रूरी है। फिर उसके बाद हमारी आती है एस्टीम। अगर हमारे पास रोटी, कपड़ा, मकान है, हमारे पास सेफ्टी है, हमारे पास दोस्त हैं, तो अब हम ये सोचेंगे कि हमें लोगों में मान सम्मान मिले, ठीक है। एस्टीम नीड्स में मेनली बेसिकली अब आप आसपास के लोगों से अपने मान सम्मान की भी मतलब सोचोगे, ठीक है। अब उसके बाद है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी कि अगर मैं एक राइटर हूँ तो मैं चाहूँगी कि मैं और उसमें परफेक्ट बनूँ और अपनी इस स्किल को मतलब कि आगे की तरफ लेके जाऊँ, ठीक है। तो ये पिरामिड में हमने कुछ अपनी नीड्स जानी है जिसके थ्रू हम लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं डायरेक्टिंग के अगले एलिमेंट जो है हमारा लीडरशिप। लीडरशिप यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं किसी भी चीज़ की जवाबदेही लेना, ठीक है। इन सिंपल वर्ड्स चलते हैं, लीडरशिप होता क्या है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं थोड़ी सी। इट रेफर्स टू इन्फ्लुएंसिंग अदर्स इन सच अ मैनर टू डू व्हाट द लीडर वांट्स देम टू डू। यानी कि लीडरशिप एक ऐसा प्रोसेस है, यानी कि मैं लीडर हूँ सपोज करते हैं, तो मैं जो काम चाहूँ वो काम ही मैं अपने सबॉर्डिनेट, अपने एम्प्लॉयज़ से करवाऊँ, जो चीज़ें मैं चाहती हूँ, तो वो एक लीडरशिप है, ठीक है। फिर उसके बाद अब लीडरशिप हमने समझ में आ गया कि मेरे को अपना काम कराना है किस तरीके से जैसा मैं चाहती हूँ। सिंपल वर्ड्स, लीडरशिप समझ में आ गया। अब हम देखते हैं कि लीडरशिप ज़रूरी क्यों है, ठीक है। तो इम्प्रूव्स एम्प्लॉयज़ परफॉर्मेंस। अगर मैं सिखा रही हूँ तो मैं सिखाने वाले इंसान हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है अगर मैं सिखाऊंगी तो मेरे को आता होगा। अगर मुझे आता है तो मैं आपको जब गाइड करूँगी, जब आपको बताऊँगी, आपको जब डायरेक्ट करूँगी कि किस वे में आपको करना है, ऐसे करना है, ऐसे करो, ऐसे करो, तो आपकी परफॉर्मेंस जो है वो दिन पर दिन इम्प्रूव होती जाएगी, अच्छी होती जाएगी, आपकी ग्रोथ होगी, ठीक है। फिर उसके बाद कॉन्टिन्यूस सपोर्ट और गाइडेंस क्यों ज़रूरी है, क्योंकि एम्प्लॉयज़ को लगातार जो है उसके बारे में, जो भी वो काम कर रहे हैं उसके बारे में लगातार गाइडेंस मिलती रहे। सपोज़ अगर वो नए हैं तो उनके लिए भी गाइडेंस बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और फिर इसके बाद प्लस उनका जो भी मतलब कि ध्यान है, क्योंकि काम तो मुझे डायरेक्ट करना है, करेंगे वो लोग, लेकिन बताना किसको है, मुझे। तो ये क्यों ज़रूरी है, ताकि उन्हें डायरेक्ट मतलब कॉन्टिन्यूस सपोर्ट मिलता रहे और प्लस जो गाइडेंस है उनको वो भी मिलती रहे, ठीक है। अगर मैं उनको डायरेक्ट करूँगी तो फिर जो वेस्टेज जो भी होगी हमारे रिसोर्सेज की, वो कम से कम होने के चांसेस हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैंने उनको एक दिन सिखाया, 2 दिन सिखाया, 1 हफ्ता हो गया, 1 महीना हो गया, तो उनके अंदर उस काम को लेके ना एक्यूरेसी आ जाएगी, ठीक है। अब जैसे सपोज करते हैं कि जब घर में हमारे खाना बनता है तो जो हमारी मम्मियाँ होती हैं वो क्या करती हैं कि अंदाज़न पूछती हैं कि कितने लोगों का खाना बनाना है। क्यों? क्योंकि उन्हें एक्यूरेसी पता है कि इतने लोग कितना खाना कंज्यूम कर सकते हैं या खा सकते हैं, ठीक है। तो उनकी जो स्पीड है एक्यूरेसी की उसको भी बढ़ाता है, प्लस जो उनका मोराल है उसको भी बूस्टअप कर देता है, उसको भी बिल्ड करता है। फिर हम देखते हैं कि अगर हमें एक लीडर बनना है तो हमारे अंदर क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, या फिर एक अच्छा लीडर जो होता है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले इंटेलिजेंट, जो भी वो काम कर रहा है उसके अंदर वो इंटेलिजेंट होना चाहिए। एबिलिटी टू एनालाइज, यानी कि लोगों को भांपने की क्षमता, ठीक है। क्योंकि जब हम काम करते हैं तो अगर किसी इंसान से गलती हो जाती है ना, तो वो अगर आपको मतलब थोड़ा सा झिझक रहा है तो वो आपको वो चीज़ नहीं बताने में कंफर्टेबल होगा, तो आपको लोगों को भांपना पड़ेगा कि हाँ उसे लगता है कि कोई परेशानी हो रही होगी काम करने में। उसके बाद इंटीग्रिटी, यानी कि अगर आप तालमेल बनाओगे अपने एम्प्लॉयज़ के साथ जिनसे आप काम करवा रहे हो, तो
फिर वो आपको अपनी प्रॉब्लम्स या जो भी इश्यूज होंगे वो आपको उसके बारे में बताते रहेंगे। फिर उसके बाद है सिंसियरिटी। एक अच्छे जो लीडर है उसको सिंसियर होना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि वो लोगों की परेशानियों को लोग जो उनसे एम्प्लॉयज़ जो उनसे कहना चाहते हैं उस चीज़ को अच्छे से ले और समझे। प्लस एक कॉम्पिटेंट नेचर होना चाहिए कि वो कंपटीशन वाइज लेके चले थोड़ा सा अपने एम्प्लॉयज़ को, ठीक है। उसके बाद है हमारा लास्ट पॉइंट जो है ऑनेस्टी, ईमानदार होना चाहिए अपने काम को लेके, ठीक है। तो ये कुछ क्वालिटीज़ हैं जो एक अच्छे लीडर के अंदर होनी चाहिए। जानेंगे कि डायरेक्टिंग का और कौन सा जो एलिमेंट है जो हमें आगे पढ़ना है। तो हमारा जो लास्ट टॉपिक है डायरेक्टिंग के एलिमेंट्स का, वो है हमारा कम्युनिकेशन, ठीक है। कम्युनिकेशन ऑब्वियसली ये सिंपल वर्ड्स हैं, हम चाहे किसी को कोई भी चीज़ बोलें वो कम्युनिकेशन ही है। अगर मैं आपको कुछ बता रही हूँ तो दैट इज़ ऑल्सो अ कम्युनिकेशन, ठीक है। तो इसकी एक डेफिनेशन क्या होती है कि हम अपने फैक्ट्स को, हमारे आइडियाज़ को, जो भी हमें चीज़ें एक पर्सन से हम दूसरे पर्सन को बता रहे हैं, और साथ ही साथ उस दूसरे पर्सन को जिसको हम बता रहे हैं उसको समझ में भी आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके के प्रोसेस को हम कम्युनिकेशन कहेंगे, जहाँ पे हम ट्रांसफरिंग ऑफ फैक्ट्स, आइडियाज़, फीलिंग्स एक्सेट्रा फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर एंड मेकिंग देम अंडरस्टैंड, ठीक है। तो चलते हैं अब कुछ जानेंगे कि इसके फीचर्स क्या होते हैं, मतलब कि कम्युनिकेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं। तो सबसे पहले ये कम्युनिकेशन जो है दो लोगों में होती है, दो या दो से ज़्यादा लोगों में होती है, ठीक है। फिर उसके बाद इसके अंदर हम अपने आइडियाज़ का, अपने थॉट्स का, अपनी फीलिंग्स का क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। मैं आपको बता रही हूँ तो मैंने अपनी फीलिंग्स या फिर अपने जो भी आइडियाज़ हैं वो आपके साथ शेयर किए। फिर उसके बाद हमारे बीच में क्या होगी, अगर हम कम्युनिकेट करेंगे तो हमारे बीच में कुछ ना कुछ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक है। फिर उसके बाद कह सकते हैं कि हमारा जो प्रोसेस है कम्युनिकेशन का वो लगातार चलते रहता है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे अभी पढ़ाई के बारे में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, हम अपने घरों में होते हैं, अपनी फैमिली से कम्युनिकेट करते करते हैं, तो दैट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। कम्युनिकेशन दो तरीके से हो सकता है, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली हो सकता है। मेनली डायरेक्टली, इनडायरेक्टली कैसे होता है, क्योंकि या तो हम वर्बली बोलते हैं या फिर नॉन वर्बली। अब नॉन वर्बली, अब क्या, सबसे पहले हम जानते हैं कि वर्बल किस तरीके से होता है। वर्बल यानी कि मैंने बोल के बताया, अब मैं यहाँ पे कुछ लिख दूँ, ABCD XYZ जो भी लिख दूँ, तो दैट इज रिटन, ठीक है। अब नॉन वर्बल में कैसी चीज़ें आती हैं, जैसे मैंने यूँ हाथ दिखाया तो इसका मतलब क्या है, हाय, है ना, बिना बोले। तो एक तरीके से कोई जेस्चर या फिर कोई कह सकते हैं इशारे से कम्युनिकेट करना। बाय चांस कभी कभी ऐसा होता था, पहले जब हम क्लासेस में बैठे होते थे, टीचर होती थी, पढ़ा रही होती थी, तो हम लोग कम्युनिकेट नहीं कर पाते थे, बोल के नहीं कुछ कह पाते थे अपने फ्रेंड को, तो हम कहते थे कि हाँ, मतलब इशारों में बताते थे ना। तो वही यहाँ पे सेम चीज़ है। और कम्युनिकेशन किसी भी तरीके में हो सकता है, या तो वो हॉरिजेंटली इस तरीके से, सपोज कर लेते हैं 4 पर्सन है यहाँ पे, ठीक है, तो ये इससे भी कर सकता है कम्युनिकेट, ये इससे भी कर सकता है, मतलब इन ऑल डायरेक्शंस हो सकता है, ठीक है, अपवर्ड, डाउनवर्ड, हॉरिजेंटली, वर्टिकली, ठीक है। अब हम जानेंगे कि कम्युनिकेशन ज़रूरी क्यों होता है, इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में जानेंगे। ये हमारी एफिशिएंसी बढ़ाता है, ठीक है, जो भी हमारे काम करने की एफिशिएंसी होगी, जो भी हमारी क्षमता होगी उसको इंक्रीज करेगा। हमारे बीच में जो हमारा कम्युनिकेशन है वो बेटर कोऑर्डिनेशन लाता है, प्लस हमारे बीच में अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव होगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अंडरस्टैंडिंग देयर रोल्स, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी का क्या रोल है, क्या किसको क्या काम करना है, कौन क्या है, सुबॉर्डिनेट है, सुपीरियर है, सुपरवाइजर है, जनरल मैनेजर है, जो भी है, तो उनका अलग अलग जो भी रोल होगा उनको अंडरस्टैंड करने में भी मदद करता है कि उनका रोल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ एलिमेंट्स थे डायरेक्टिंग के जो हमने पढ़ा। और हम दोस्तों यहीं पे हमारे डायरेक्टिंग चैप्टर जो था वो यहीं तक था, ख़त्म हुआ। उसके बाद हम अगले चैप्टर में जानेंगे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का लास्ट जो भी चैप्टर है, कंट्रोलिंग प्लस कोऑर्डिनेशन, इसके बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। और आपको ये वीडियो कैसी लगी इसको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। 150 प्लस क्वेश्चन जो हमारी गोल्डन सीरीज़ है बिजनेस स्टडीज़ की, उसको आप प्लीज़ जाके देखिएगा, आपको उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि बिजनेस स्टडीज़ के और वीडियोज़ आपको देखने के लिए आगे मिले, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।